नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। ये हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 8 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है और ये उस सीरीज का पार्ट नंबर 9 है। इसके पहले मैंने 8 पार्ट बना दिए हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के उन सारे वीडियोस को देखें क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं मैंने। इस वीडियो में भी सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें विदाउट स्किपिंग एनी क्वेश्चन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप द फाइनल टच ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टेलीग्राम पे जा करके सिर्फ टाइप करना होगा @द-फाइनल टच, वहाँ से आप पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन कवर द सेम डिस्टेंस एट 4 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर and it takes a total 340 minutes to cover this distance. What is the total distance covered by him? मतलब ये कि एक आदमी है, वह क्या करता है, एक दूरी है उसको अलग अलग स्पीड में, स्पीड उसकी अलग अलग है लेकिन जो दूरी तय करता है वो बराबर बराबर करता है। कैसे? तो मान लो कि यहाँ से ये टोटल दूरी है, ठीक है, इसको 4 हिस्से में तय किया, 1 2 3 और 4 हिस्से में, लेकिन ये भी दूरी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। मतलब ये कि चारों दूरियां क्या है उसकी बराबर है। ओके, लेकिन स्पीड क्या है, यहाँ 3 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ 4 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ पे जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटे और यहाँ पे 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वह जाता है। और कुल टाइम कितना लगता है उसको, 340 मिनट। 340 मिनट को अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 यानी 5 घंटे और प्लस 20 मिनट, और 20 को घंटे में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, 20/60 यानी कि 1/3। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, सॉरी 2 बटे, यहाँ 40 होगा, 40/60 यानी 2/3। ठीक है, तो 5 + 2/3 घंटे, यहाँ से करेंगे तो 5 या 15 2 17/3 आर जो है टोटल मतलब 17/3 घंटे उसको लगेगा पूरी दूरी को तय करने में। ठीक है, तो ये टाइम याद रखिएगा कि 17/3 घंटे उसको टोटल लग रहा है। अब दोस्तों आगे अगर मैं बात करूं तो आपको फॉर्मूला पता होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें टाइम पता है कितना लगता है टोटल मिला करके, टोटल टाइम उसको लगता है 17/3 घंटे, 17/3 घंटे उसको लगते हैं। बराबर देखो हमने क्या निकाला था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहला कितना है, x किलोमीटर, तो x बटे स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरा स्पीड कितना, टाइम कितना, डिस्टेंस कितना है, x है, और स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। तीसरा स्पीड कितना, डिस्टेंस कितना है, x है, और स्पीड कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे। चौथा भी डिस्टेंस x है और स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटे। अब यहाँ से बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आप निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो 1/3 है, x को अगर मैं बाहर ले लूँगा तो सब जगह से x बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा, 1/3 + 1/4 + 1/12। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको 4 से गुणा कर दिया है ना, तो ऊपर 4 आ जाएगा, यहाँ नीचे 3 से गुणा कर दिया, ऊपर 3 से गुणा कर दिया, तो इन सब के डिनोमिनेटर यानी कि हर क्या हो गए, 12 12 12। अब हम इसको आराम से नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल इसको जोड़ दो, 4 3 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8। तो ये पूरा बराबर कितना बन गया, 8/12। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा तो 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, यानी ये क्या बन गया, 2/3। यानी कि इतना जो पूरा नंबर दिया है ये पूरा कितना बन गया, 2/3। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, 17/x इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे 17/3 इज इक्वल टू 2/3 + 1/7 और बाहर में x लिख लेता हूँ। ठीक है, x कॉमन ले लिए हैं। अब यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ अगर मैं 7 से गुणा कर दूँ और यहाँ अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ, ठीक है, तो ये कितना ऊपर कितना हो जाएगा, 7 दूनी का 14 और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाए, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा क्योंकि 7 3 के 21 और यहाँ 7 3 के 21, तो यहाँ ऊपर 3 से गुणा करेंगे तो अल्टीमेटली ये कितना बना, 17/3 इज इक्वल टू 14/21 + 3/21। ठीक है, इंटू x।
अब इसको आप जोड़ दो तो 14×3 कितना हो जाएगा 17/21। तो कितना मिला हमको 17/3 इज इक्वल टू 17/21x। ओके, 17 से 17 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 7 21 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 7। ये क्या आ गया x की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये इतना लंबा क्यों जा रहा है मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मैंने हर एक स्टेप आपको क्लियरली समझाया है। थोड़ा सा आप अगर जैसे मैंने बताया है कैलकुलेशन करना है वैसे करेंगे तो आप इसको 2 लाइन में आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू अगर हमारी 7 आ गई तो हमने क्या लिया था, टोटल डिस्टेंस कितना लिया था 4x लिया था। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4 × 7 दैट इज इक्वल टू 28 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है, आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। इसमें बोला गया है कि हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर फ्रॉम 500 to 750 इंक्लूडिंग बोथ विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 11। मतलब कि 500 से 750 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि न तो 3 से डिविजिबल हैं और न ही 11 से, और इन दोनों नंबर को भी इंक्लूड करना है यानी लेना है उनको। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कि 500 से 700 के बीच में टोटल नंबर कितने हैं। ठीक है, तो इसको कैसे पता करते हैं, तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि एक फार्मूला होता है कि L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे कोई एक सीरीज़ दिया गया रहता है, उसमें का लास्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है और उनके बीच का कॉमन डिफरेंस पता है। ठीक है, एक समांतर श्रेणी दी गई है, जैसे मान लो 1 2 3, तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस ये कितना है 1 का है। ठीक है, यहाँ 4 रहेगा तो भी 1 का डिफरेंस आएगा। वैसे ही मैं अगर 1 से लेकर के 500 तक चले जाऊँ तो कॉमन डिफरेंस सब में क्या आएगा 1 का आएगा। फर्स्ट टर्म 1 हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो लिया गया है 500 से 700। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि दोनों को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 500, लास्ट टर्म 750, और जो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यानी कि जो समांतर आया है वह 1 आ जाएगा। तो L इज इक्वल टू मैं रखूँगा यहाँ पे 750 इज इक्वल टू 500 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 700 में से 750 में से 500 माइनस होगा कितना बचेगा 250, और यहाँ 1 है, डी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 251। मतलब ये कि 500 से 750 के बीच जो टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे वह कितने हो जाएंगे 251। टोटल टर्म कितने हो गए 251, इसको याद रख लेना। ठीक है, अभी के लिए याद रखना है ना। 251 आ गया, अब मैं इसको हटा देता हूँ। देखो टोटल हमारे टर्म कितने हो गए 251। अब हम चेक करेंगे कि ऐसे जो नंबर जो 3 से डिविजिबल है, देखो जो 3 से डिविजिबल हैं उनको निकालते हैं सबसे पहले हम। तो हम क्या करेंगे कि पहले 1 से लेकर के 750 तक जो नंबर 3 से डिविजिबल है उनको निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे कि 750 को 3 से डिवाइड कर लेंगे और जहाँ तक ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा वहाँ तक जाते हैं। ठीक है, तो 750/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम 1 से लेकर के 500 तक का में जो 3 से डिविजिबल हैं उनको निकाल लेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छके 18, फिर 2 बचा और फिर 3 छके 18। इसके बाद ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो बस यहाँ तक करके हमको इसको छोड़ देंगे। इसमें सिर्फ यहीं तक जाना है जहाँ तक वो पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो 1 से लेकर के 750 कितने नंबर डिविजिबल है 3 से 250, और 1 से लेकर के 500 में कितने डिविजिबल है 3 से तो 166। तो अगर मैं 250 में से 166 माइनस कर दूंगा तो 500 से 750 के बीच जो नंबर 3 से डिविजिबल हैं वो मुझे मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर इसलिए समझाया कि आगे जो मैं करूँगा वो भी आपको समझ में आए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, कैसे हम इसको डिवाइड करके पता करते हैं कि वह नंबर किस नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो जो 3 से डिविजिबल वाले नंबर हैं वह कितने आ गए 250 माइनस 166, यानी कि 250 माइनस 166 करेंगे कितना आ जाएगा 10 में से 6 गया 4 और यहाँ पे बचा 4, 14 में से 6 घटेगा 8, यानी कि 500 से 750 के बीच जो नंबर 3 से डिविजिबल हैं वह कितने हैं 84। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे। देखो
251 टोटल नंबर हैं और 3 से डिविजिबल कितने हैं 84। वैसे ही हम 8 से 11 से चेक करते हैं, तो अगर 11 से चेक करेंगे तो 750/11 किया तो 11 छक्के 66, 11 छक्के 66 होगा ना, फिर 9 आएगा, 11 अट्ठे 88। ठीक है, इसके आगे ये डिविजिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद फिर हम 1 से लेकर के 500 तक चेक करते हैं कि 11 से कितने नंबर डिविजिबल हैं, तो 500/11 कर देंगे, 11 चौक 44, 6 बचा और 11 पंचे 55। तो 11 से डिविजिबिलिटी जो हमको चेक करनी होगी, तो 1 से लेकर के 500 तक तो 45 नंबर 11 से डिविजिबल हैं, और 1 से लेकर के 750 तक 68 नंबर 11 से डिविजिबल हैं। लेकिन हमें निकालना है कहाँ से कहाँ तक, तो 500 से 750 तक। 500 से 750 तक ऐसे नंबर जो 11 से डिविजिबल हैं वो अगर हमें निकालना है तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो जो भी बीच के नंबर होंगे वो हमें मिल जाएंगे। तो वो कितने हो जाएंगे, 8 में से 5 गया 3 और 6 में से 4 गया 2, यानी 23 नंबर जो है वह किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। कहाँ से कहाँ तक, तो 500 से 750 के बीच में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने जो नंबर 3 से डिविजिबल है वो निकाल लिया, जो नंबर 11 से डिविजिबल है हमने वो भी निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे तो एक चीज़ हुआ ना कि हमने वो भी नंबर, उन नंबर को 2 बार ले लिया जो 11 और 3 दोनों से डिविजिबल हैं। जैसे कि 11 3 33 है ना, तो 33 हो जाएगा। 33 से भी तो बहुत नंबर डिविजिबल होंगे, लेकिन हमने 11 को एक बार ले लिया था, फिर उसके बाद हमने 3 को भी एक बार ले लिया था, तो 11 और 3 2 बार हो गए। ठीक है, तो एक बार हमें उसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि ऐसे नंबर्स निकालेंगे जो 33 से क्या है, डिविजिबल हैं। तो 750 तक कितने नंबर 33 से डिविजिबल हैं, तो देखो 33 दूनी का 66, 33 दूनी कितना होता है, 66 होता है। ओके, 33 दूनी का 66, और यहाँ से कितना बचेगा, 9 बचेगा, और फिर 33 दूनी का 66। ओके, क्योंकि आगे वो कंप्लीटेड डिविजिबल नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम 500 तक चेक करेंगे, तो 500 डिवाइडेड बाई 33 करेंगे, तो 33 एकम 33। ठीक है, 33 एकम 33 हो जाएगा, और फिर कितना बचेगा आपका, 17 बचेगा। इसको 33 को कितने से डिवाइड किया जाए, तो 5 से अगर करेंगे तो 5 या 15, 5 या 15 और 1 16 है ना, तो ये 5 टाइम्स और जाएगा। ठीक है, तो अब हमें अगर निकालना है कि 500 से 750 के बीच में ऐसे नंबर जो 33 से डिविजिबल हैं, तो वह वहाँ 22 में से 15 माइनस कर दूंगा तो मिल जाएंगे। 22 माइनस 15 कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 7। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आया, जो 33 से डिविजिबल हैं, जो 500 से 750 के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे क्या मैंने निकाल लिया, ऐसे नंबर मैंने पता कर लिए जो कि 3 से डिविजिबल हैं, ऐसे नंबर मैंने पता कर लिए जो 11 से डिविजिबल हैं, और ऐसे भी नंबर मैंने पता कर लिए जो 33 से भी डिविजिबल हैं। लेकिन अब इनका मैं करूँगा क्या, तो इनका मैं ये करूँगा कि देखो मैंने 33 से क्यों निकाला, क्योंकि 3 और 11 जो है 2 बार इंक्लूड कर लिए गए थे, तो एक बार मैं उसको माइनस अगर कर दूंगा तो फिर क्या निकल जाएंगे, वो सिर्फ जो है 3 और 11 से डिविजिबल नंबर ही मुझे मिलेंगे 500 से 750 के बीच में। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, 84 + 23 - 7 कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा कितना आएगा, 4 और 3 7 और 8 और 2 10। ठीक है, और इसमें से 7 माइनस कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 100। तो ये जो नंबर आया ना, ये सिर्फ वो नंबर हैं जो 3 और 11 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अब उसमें उनका रिपीटेशन खत्म हो चुका है, क्योंकि हमने जो है 33 से जो डिविजिबल नंबर थे उनको हटा लिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए टाइम भी ले रहा है और थोड़ा सा आपकी समझ को मतलब चेक करेगा ये, तो आप अच्छे से समझिएगा। कहीं भी डाउट आएगा कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, तो ये जो 100 नंबर आए, ये सारे नंबर ऐसे हो गए जो कि 3 और 11 से डिविजिबल हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ऐसे नंबर बताने हैं जो न तो 3 से और न ही 11 से डिविजिबल होंगे। तो ये टोटल नंबर हैं 251, उनके बीच में नंबर हैं, और उनमें 100 नंबर जो हैं वह 3 और 11 से डिविजिबल हैं। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ऐसे नंबर मुझे मिल जाएंगे जो कि 3 और 11 से डिविजिबल नहीं होंगे, जो उनसे डिवाइड नहीं होंगे। तो 251 - 100 कितना हो जाएगा, 151, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आपकी समझ को चेक करेगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट में आप जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ अ सेट ऑफ 20 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 21.5।
व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर इन द सेट। तो देखो इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मान लो कि अगर 4 नंबर दिया गया है, 1 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर है ये, इसका एवरेज क्या होगा। तो अगर इसका आप एवरेज निकालोगे तो 4 3 7 2 9 और एक 10, 10/4 कर दोगे तो 2.5 आएगा, 2.5 आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे सबसे बड़े नंबर के पास जाना पड़ेगा तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे। देखो टोटल कितने 4 नंबर हैं और 2.5 जो है इसके बीच में आया है, यानी कि 2 नंबर इधर हैं और 2 नंबर इधर हैं और यहाँ पे कहीं जो है हमारा एवरेज मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर हमें बड़े वाले नंबर की तरफ जाना होगा तो हमें कितना इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखो यहाँ से अगर सेकंड नंबर पे जाएंगे तो 0.5, उसके अगले पे जाएंगे तो 1.5। अगर मान लो कि 6 नंबर होते और उसके अगले में जाना होता तो 2.5, यानी तीसरे टर्म पे जाना होता तो 2.5 ऐड करते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन पे आता हूँ। देखो यहाँ बोला है कि टोटल 20 नंबर है, यानी कि इधर 10 नंबर होंगे और इधर क्या होंगे 10 नंबर होंगे और यहाँ पे हमारा एवरेज लाई कर रहा है 21.5। और चूंकि ये कंजुगेटिव नंबर है तो अगर यहाँ से हमें जस्ट इसके अगले नंबर पे जाना होगा तो 0.5 ऐड करना होगा, दूसरे वाले नंबर पे जाना होगा तो 1.5 ऐड करना होगा। ठीक है, अगर तीसरे पे जाना होगा तो 2.5 ऐड करना होगा। वैसे ही अगर मुझे 10वें नंबर पे जाना होगा इधर तो कितना ऐड करना होगा 9.5। समझ में आया। तो यहाँ पे अगर 21.5 है और सबसे बड़ा नंबर 10वें नंबर पे ही होगा, तो अगर सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो इसमें मैं 9.5 ऐड कर दूंगा। तो अब मैं इसको अगर जोड़ूंगा तो कितना आएगा 5 5 10, 9 1 10 और 1 11 और फिर 2 और 1 3, 31 हमारा जो लार्जेस्ट इंटीजर होगा वह होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। तो दोस्तों बिना किसी एक्स वाई के माने हम इसको आराम से इस तरीके से ऑब्जर्वेशन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए पर्सन बॉट एन आइटम विदाउट गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 28%, सो ही हैड टू पे ₹1960 मोर। हाउ मच डिड ही पे फॉर द मटेरियल इफ़ ही गॉट द डिस्काउंट। मतलब कि एक बंदा है वह क्या करता है, कुछ सामान खरीदता है और उसको 28% का डिस्काउंट नहीं मिलता है तो उसे 1960 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो पूछा जा रहा है कि अगर उसे डिस्काउंट मिलता तो उसे कुल कितने रुपए पे करने पड़ते। तो देखो मान लो कि उस सामान का मार्क प्राइस है 100 रुपीज़, है ना। अगर उसको डिस्काउंट मिल जाता तो कितने में खरीदता उस सामान को 100 माइनस 28, क्योंकि 100 का 28% कितना होगा 28 होगा। तो अगर 100 में से 28 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 72 बच गया। डिफरेंस कितने का है, ये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। ये तब का हो गया जब उसे डिस्काउंट नहीं मिल रहा है और ये तब का हो जाएगा जब उसे डिस्काउंट मिल रहा है। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आ रहा है 28। और यही जो है उसके बोला है ना कि अगर डिस्काउंट नहीं मिलता है तो उसे 1960 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो 28 यूनिट बराबर है किसके 1960 के। तो 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 28 साते कितना हो जाता है 196, 7 8 56, 7 दूनी 14 और 5 19। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया 70। 1 यूनिट इज इक्वल टू आ गया 70। अब हमें निकालना क्या है कि डिस्काउंट देने के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 70 आ गया, तो डिस्काउंट देने के बाद उसका प्राइस कितना हो रहा है 72। तो 72 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, 72 इंटू 70, तो 7 दूनी 14 और 7 7 49 और 1 50 और यहाँ एक जीरो लगा देंगे, यानी 5040 जो है आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अगर इसी में पूछ दिया होता कि उस सामान का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस कितना है तो फिर हम 100 की वैल्यू निकालते। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 70 आ गई है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाती 7000 रुपये, यानी कि उस सामान का मार्क प्राइस कितना है 7000 रुपये हो जाता। ठीक है, तो कुछ भी पूछे आप आसानी से निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let ABC is similar to PQR and area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to 9/169. If AB is equal to 12 cm and BC is equal to 7 cm and AC is equal to 8 cm, then PQ की वैल्यू बतानी है। देखो यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिया गया है, 2 ट्रायंगल दिया गया है। ये आपका हो गया ABC, P
क्यू आर, और ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर हैं। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का जो रेशियो होता है वह उनके एरिया के रेशियो के उनके साइड का जो स्क्वायर का रेशियो होता है वह उनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसके एरिया का, उन दोनों के एरिया का जो अनुपात होगा वह उसके उन दोनों ट्रायंगल्स के साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, देखो हमें निकालना क्या है, पी क्यू। तो हम देखेंगे पी क्यू कहाँ है, यहाँ पी क्यू है। तो अब हमें पता करना होगा कि ए बी की वैल्यू क्या है। ठीक है, ए बी क्यों, क्योंकि ये सिमिलर है। तो ए बी सिमिलर होगा पी क्यू के, ए बी सिमिलर होगा पी क्यू के, बी सी सिमिलर होगा क्यू आर के, और ए सी सिमिलर होगा पी आर के। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब देखो यहाँ पे हमें निकालना है पी क्यू, हमें निकालना है पी क्यू। तो ए बी की वैल्यू कितनी दी गई है, 12 दी गई है। ठीक है, बस हमें उसी से काम है। क्यों, क्योंकि पी क्यू के साइड में क्या है, ए बी है। ओके, अब ए बी सी का एरिया क्या दिया है, एरिया ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर के एरिया का जो अनुपात दिया है 169 दिया है। और मैंने अभी आपको बताया कि जो उनके एरिया का अनुपात होगा वह उनके साइड के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो ऊपर जो 9 है वह किसका एरिया है, ए बी सी का। तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 12 सेंटीमीटर। तो 12 इंटू 12, क्यों, क्योंकि ये साइड है तो स्क्वायर करेंगे उसका। उसके बाद हमें निकालना है पी क्यू, इसको मान लो एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है, अपॉन 3 स्क्वायर, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है। 3 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि ये x स्क्वायर है, तो अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 13 अपॉन 3 आएगा। 3 चौके 12 और 4 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 52 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस जो मैंने बताया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो अनुपात होता है वह उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, और हम जो साइड का अनुपात लेंगे वह करस्पॉन्डिंग साइड का, जैसे ए बी सिमिलर है किसके, पी क्यू के, बी सी सिमिलर है आर क्यू के, और ए सी सिमिलर है पी आर के। इस चीज़ को ध्यान में आप रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये है कि 0.49 प्लस 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.64 अपॉन 0.512 माइनस 0.343 इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। दोस्तों अगर इसको मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.7 स्क्वायर प्लस 0.7 इंटू 0.8 प्लस 0.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.8 का क्यूब माइनस 0.7 का क्यूब। और आपको फॉर्मूला पता होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल, सॉरी यहाँ पे माइनस कर लेता हूँ मैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 1 अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो मैंने लिखा है एक्सप्रेशन, वह कुछ इसी तरीके का जैसा दिख रहा है, इसी के जैसे पूरा दिख रहा है यहाँ। तो अब यहाँ पे अगर हमें ये चीज़ दिख गया, मतलब क्या कि ये जो बराबर है किसके बराबर है, ये बराबर है 1 अपॉन ए माइनस बी, यानी कि 0.8 माइनस 0.7 के बराबर है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे, 0.8 में से 0.7 माइनस करोगे कितना बच जाएगा, 1 अपॉन 0.1। ठीक है, और 0.1 को जब ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, जो कि सही आंसर है 10। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। काफ़ी आसान सा सवाल था, बस ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज के वीडियो में मैंने लिए हैं आपके सिलेक्शन पोस्ट एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आपके सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।